हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपॉइंट इंस्टीट्यूट द्वारा 20 अगस्त को लिए गए बीएसटीसी के फाइनल टेस्ट के बारे में। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के बारे में, जो कि 70% है। आप एक बार इनको जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है कि इनमें से प्रश्न आ जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न एक अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। ऑप्शन दिए गए उनके प्रधानाध्यापक, उनके छात्र, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आंख बंद करके पढ़ देना कि किसी भी शिक्षक के बारे में के मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है तो कौन करेंगे, उसके छात्र सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न 2 है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी। दूसरा है छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। तीसरा है छात्रों को कुशल साक्षर बनाना। और डी, बालकों का संपूर्ण विकास। तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। क्या होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसका कौन सा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर यानी कि तुरंत उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए कहेंगे। अगला है कि आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। अगला है कि आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। तो देखिए, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और तुरंत उत्तर दे रहा है, तो इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, या आप क्या करेंगे, आप कठिन प्रश्न पूछेंगे और उससे कहेंगे कि अधीर न हो, यानी कि जिज लाए मतलब यानी कि जिज के नहीं, आराम से शांतिपूर्वक वो अपना उत्तर दे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए महिलाओं को उपयुक्त क्यों माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। अगला है, उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है। फिर है कि वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। और लास्ट है, स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सबसे सही लग रहा है, क्योंकि वे बच्चों से धैर्यपूर्वक और प्यार से बात करती है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको प्रेम से समझाना होता है, तो ये केवल महिला कर सकती है अच्छे से। उसके बाद है कि कक्षा में संचार निर्भर करता है। देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है कि कक्षा में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन दिए गए, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा अंतःक्रिया पर। कक्षा अंतःक्रिया का मतलब है कि छात्र शिक्षक दोनों मिलकर के किसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, कितना अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, वाद विवाद वगैरह किस टॉपिक पर कैसे अच्छे से कर सकते हैं, वह उस पर संचार, क्योंकि जितना अच्छा वो अंतःक्रिया कर पाएंगे उतने अच्छा संचार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न 5 है कि एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित के कार्य और छात्रों की देखभाल। तो देखिए, एक शिक्षक को हमेशा छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद है कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना आवश्यक है। क्यों देना आवश्यक है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। इससे बच्चों में डर बना रहता है। बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, यानी बच्चे किस तरीके से सीख रहा है, सही है या नहीं है, क्या है, कहाँ पिछड़ रहा है, ये जान सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 8 कि सफल नेतृत्व होता है। ऑप्शन दिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित और तानाशाही। तो हम सब जानते हैं कि एक नेतृत्व हमेशा सफल कब होगा, जब वह कौन सा व्यवहार करे, प्रजातांत्रिक व्यवहार करे, समूह में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करे, जिससे कि समूह के सभी लोग क्या कर सके, अपनी बात को स्वतंत्रतापूर्वक रख सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि शिक्षक की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, अभी बात की थी अपने प्रश्न नंबर 1 की, उसके साथियों द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सा, छात्रों द्वारा किया जा सकता है। एक शिक्षक की योग्यता, प्रयासों और व्यवहार का मूल्यांकन हमेशा उसके छात्रों द्वारा किया जाएगा। ठीक, उसके यानी कि प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की कि शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे। देखिए, शिक्षा शिक्षण के दौरान, किसके शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है वो उद्देश्य
जिस उद्देश्य के लिए वो पढ़ा रहा है वो पूरा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है परावर्तन, अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और मान लीजिए परावर्तन के उद्देश्य पूर्ण नहीं होने हो, मान लो बच्चे को परावर्तन समझ में नहीं आ रहा हो, वो कुछ और समझ रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, सी सही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, तो हमें चाहिए कि विज्ञान की शिक्षा दी जाए, सही है। तर्कसंगत विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, बिल्कुल ये भी सही है। दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, यानी कि अपनी भाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलती है, इससे अध्यापकों को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, कि क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में शायद सहयोग देना चाहिए। नहीं, ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन नहीं है, अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। सी है, हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। अगला डी ऑप्शन है, हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी, क्योंकि इससे माता पिता को पता चलता रहेगा बच्चा के कौन सा टॉपिक कमजोर है, कहाँ पर इसको अतिरिक्त पढ़ाया जाए, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, प्रभावी शिक्षण, क्या करना है, प्रभावी शिक्षण करना है। तो कक्षा में नोट्स देना, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग, नहीं, कक्षा में शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। व्यावहारिक उदाहरण देकर पाठ्यपुस्तक स्पष्ट करना है, ये बिल्कुल ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसका प्रश्न नंबर 15 है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी राय है। तो हम सब जानते हैं राष्ट्र निर्माता है, तो बिल्कुल वास्तविकता है, क्योंकि शिशु आगे चलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का मुख्य कारण क्या है। किस सरकार की शिक्षा की प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग में बंधे टके नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, या बीसी दोनों। तो देखिए, एक तो शिक्षा विभाग के जो नियम बंधे हुए इस पर प्रधानाध्यापक का चलना, और शिक्षण जो योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, तो डी, बी और सी दोनों इसमें सही होंगे, क्योंकि सरकार की शिक्षा की उदासीनता तो नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार कितनी योजनाएं चला रही है शिक्षा को लेकर, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो बी और सी दोनों सही रहेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 में दिया गया है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकते हैं इसके सब, प्रधानाचार्य में क्या होना चाहिए, सभी गुण होना चाहिए, प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अपने शिक्षकों पर समानता व्यवहार भी करना चाहिए, और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्र तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ऑप्शन दिए विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो ध्यान रखना, आज के ज़माने में रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बालक रोजगार संबंधित जो समस्या उत्पन्न होती है उनसे क्या उसका सामना कर सके और अपना रोजगार चुन सके। इसके लिए इस तो ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे, उसकी रिपोर्ट प्रबंधन समिति को देंगे। तो इसका देखिए सटीक आंसर तो क्या है कि उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे कि हाँ आप विद्यालय कार्यक्रम में नहीं आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कार्यक्रम में आना चाहिए। इस तरीके से उसके उत्तरदायित्व बताएंगे कि एक शिक्षक को नहीं आते वो क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं, है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। दूसरा है प्रार्थना स्थल पर मनोरंजक कार्यक्रम कराएंगे। सी है सभी साथियों से इस समस्या पर गौर करने के लिए कहेंगे। डी, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे, क्यों, क्योंकि विद्यालय में देखो प्रार्थना स्थल पर पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो देखो छात्रों की उपस्थिति बढ़ानी है तो छात्रों की उपस्थिति प्रार्थना में कराने लग जाओ, छात्रों की उपस्थिति ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 21 है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। इसमें देखिए शिक्षकों को निर्देश, ये भी लगभग सही है, और प्रकरणों की सूची, प्रेक्षकों निर्देश मेरे हिसाब से देखिए शिक्षकों को निर्देश सही लगता है, इस वजह से इसका ऑप्शन
ए सही रहेगा। ठीक, उसके बाद कक्षा में सृजनात्मक 21 का कौन ए रहेगा सही। उसके बाद 22 है कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो ध्यान रखिए, देखो सृजनात्मक चिंतन के लिए क्या करे शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि बच्चे नए नए चित्र कर सके, सृजनात्मकता सीख सके। तो इसका ऑप्शन ए से आंसर रहेगा, उन्मुक्त वातावरण रखें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई संचार है, मैंने यहाँ से कोई संदेश भेजा है और प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, फीडबैक मतलब सामने वाले के द्वारा दी जाएगी। यानी कि प्रेक्षण के दोषों का पता लगाने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। विषय वस्तु को और गहराई से जाने के लिए, ग्रह के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेक्षण के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। यानी कि किसी भी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी मानव प्रक्रिया में कहते हैं ना कि भाई फीडबैक जरूरी दे, यानी कि प्रक्रिया में कोई संशोधन हो सके तो उसको हम कर सकें कोई उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है कि किसी भी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा के सबसे तेज छात्र की से तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले की क्या उपलब्धि थी इसके साथ तुलना करके, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, इसका उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी तेज छात्र की तुलना करके नहीं की जा सकती, और सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके नहीं। ये इसका सटीक आंसर क्या है, सी है। उस छात्र की पहले जो मान लीजिए उससे तुलना करेंगे, मान लो किसी टेस्ट में के 10 में से 5 आ रहे थे, इस बार उसके 7 आए या 5 से कम आए, तो उसकी तुलना पहले वाले जो उपलब्धि है उससे तुलना करके कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 क्या है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल वर्ष में एक बार हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो देखिए, आकलन किस लिए किया जाता है, इससे शिक्षक को पता चलता रहे कि विद्यार्थी कहाँ पर पिछड़ा हुआ, कितना समझ में आया। तो विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या प्राप्त हो सके, फीडबैक प्राप्त हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। उसके बाद बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 26 की। 26 है कि संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं। उसका बी है उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे। सी है यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें डांटेंगे। डी है इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है कि ऐसे विषय पर कहने के लिए कहेंगे जिसे वह जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 कि बच्चे तब सर्वाधिक सर्जनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए, सी अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए। ध्यान रखना, कोई भी बालक अधिक सर्जनात्मक कब होंगे, जब वो अपनी रुचि से भाग लेता है तो वह क्या करता है, अधिक सृजनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 है कि शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक या बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, पूर्णतया सहमत है क्योंकि शिक्षक को जान लेना चाहिए, यानी आकलन करना चाहिए कि भाई किस बालक को कितना समझ में आया है और किसको नहीं आया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है कि कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, ये सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो, पढ़ाई अधिक रोचक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अंतक्रिया, मान ली कक्षा में अंतक्रिया हो रही है तो इससे संचार प्रभावी होगा, संचार प्रभावी होगा तो क्या होगा, पढ़ाई अधिक रोचक हो जाएगी। बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, बिल्कुल। बच्चों में पढ़ाई की सहभागिता बढ़ती है, बिल्कुल, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसका प्रश्न है कि सभी छात्र, कौन सा था प्रश्न नंबर, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें। इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, एक ही स्तर का हो, केवल पुस्तक के अंदर से हो, पुस्तक के बाहर से हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि गृह कार्य जब भी दे शिक्षक तो छात्रों की योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। कि कौन छात्र, मान ली कोई मेधावी छात्र है तो उसको इसी तरीके का गृह कार्य दिया जाना चाहिए, कोई कमजोर है तो उसी तरीके का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 31 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से को बढ़ावा देना है। बच्चों के बीच प्रतियोगिता, बच्चों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता, समावेशी शिक्षा, शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो ध्यान रखना, सीसी का किसका, CCE अंग्रेजी इसका शॉर्ट फॉर्म है CC। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है कि सब साथ मिलकर पढ़ें और साथ मिलकर सीखें और उनका साथ में मूल्यांकन किया जा सके, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक,
उसका प्रश्न नंबर 32 है कि छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन या उपयों में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सतत मूल्यांकन होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की कि मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के डेज का अवलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है। तो देख, कोई वक्ता है, वो श्रोता से क्या उम्मीद करता है कि वह अपना जवाब दे, तो जवाब से को उत्साहित यानी कि वह अवलोकन कर सकता है, यानी कि उसका वह जो जवाब देगा उसका अवलोकन कर सकता है कि उसने क्या जवाब दिया है। निम्नलिखित में से कौन, इस मेरे हिसाब से तो बी है। अगर आपने कहीं इस प्रश्न को सटीकता से पढ़ा है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका और कौन सा उत्तर हो सकता है। उसका प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है? समाचार पत्र नहीं है, पत्र नहीं है, मौखिक संचार पूछा है, देखिए मौखिक का मतलब बोलकर, ईमेल नहीं है, तो कौन बचा? फ़ोन कॉल, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 है कि दो लड़कियां फ़ोन पर बात कर रही है, ये उदाहरण है पारस्परिक संचार का, लिखित संचार का, छोटे समूह संचार का, सार्वजनिक संचार का। तो ध्यान रखना, पारस्परिक संचार का ये उदाहरण है कि दो लड़कियां अगर फ़ोन पे बात कर रही है तो वो पारस्परिक संचार का उदाहरण होता है। उसके बाद है कि डेज, प्रश्न नंबर 36 है डेज वह व्यक्ति है जो नोटिस करता है और डिकोड करता है और एक संदेश को कुछ अर्थ देता है। ध्यान रखना, नोटिस करेगा, डिकोड करेगा और एक संदेश को कुछ अर्थ देगा, यानी कि हमारे क्या करेगा? नोटिस, यानी कि हमें कोई प्रश्न आया उसको नोटिस करेगा, डिकोड करेगा भाई क्या हुए, उसके बाद अर्थ देगा, यानी कि हम उसे समझेंगे और उसको वापस से रिपीट करेंगे। यानी कि रिसीवर होता है कौन? रिसीवर, यानी कि कौन होगा? रिसीवर, यानी ग्राही। कौन होता है? ग्राही होता है। रिसीवर का मतलब होता है ग्राही। ठीक। प्रश्न नंबर 37 है कि डेज संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच के संबंध को संदर्भित करता है। तो ध्यान रखना, सामाजिक संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच संबंध को क्या करता है? संदर्भित करता है। सभी शब्दों को रख के देख सामाजिक संदर्भ प्रेक्षक संबंधों के बीच, यानी कि सामाजिक संबंधों को बताता है प्रेक्षक और रिसीवर के बीच में। ठीक है, शारीरिक भी नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं होगा और कालक्रमबद्ध भी नहीं होगा। ठीक। संचार एक है कागज, प्रक्रिया, कार्यक्रम या योजना। तो संचार क्या है? एक प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना, संचार एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर कि जिस मंच पर लोग एक साथ बैठते हैं और किसी समस्या का समाधान खोजने के सामान्य उद्देश्यों से किसी विषय पर चर्चा करते हैं उसे कहा जाता है। साक्षात्कार नहीं, नाटक नहीं, खेल नहीं, तो एक समूह में चर्चा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40 है कि संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तकनीकी, तो तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल। सरल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, स्थानीय भाषा ही कर सकते हैं, लेकिन क्या पूछा है? नहीं किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 कि जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन दिए अनुवाद का उपयोग करके, बी पत्र लिखकर, सी बिल्कुल भी संवाद नहीं करना, अपनी भाषा का उपयोग करके। ध्यान रखें, संचार बाधा को दूर करना है, यानी कि कोई सामने अंग्रेजी बोल रहा है और हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तो उस बाधा को दूर करने के हम क्या करेंगे? बीच में अनुवादक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि वो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बताए कि भाई ये कहना चाह रहा है। ठीक। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का एक तत्व नहीं है? यानी संचार में क्या होता है? प्रेक्षक में बीच में क्या हो? चैनल या माध्यम, फिर उसमें मैसेज जाएगा, मैसेज कहाँ जाएगा? रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर उसको समझेगा और प्रतिपुष्टि ध्यान फीडबैक देता है। तो चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, प्रेक्षक भी होता है, लेकिन समय नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। समय नहीं होता है संचार चक्र में। क्या पूछा है? संचार चक्र में तो समय नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है? त्वरित और स्पष्ट तरीका, ईमेल, नोटिस या पोस्टर, सी आमने सामने अनौपचारिक संचार या व्यावसायिक मुलाकात। तो ध्यान रखना, त्वरित पूछा है, त्वरित और स्पष्ट तरीका क्या है? आमने सामने बैठकर बात करते हैं, ईमेल वगैरह, नोटिस, ये त्वरित तो है कि जिसे मैंने भेजा त्वरित कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तरीका यानी आमने सामने जितना जल्दी हम समझ सकते हैं उतना नहीं समझते। सटीक आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न नंबर 44 है कि किसी समूह को दिशा दिखाने के लिए निम्न गुण की आवश्यकता होती है। तो देखो, समूह को दिशा दिखाने के लिए हम सब जानते हैं नेतृत्व का होना या नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 45 है कि बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है देखना है अपन को। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा
इससे विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। दूसरा है कि मूल्यांकन हमेशा, तो ये भी है, कौन सा तरीका सही नहीं है पूछा है उनको, तो ये सही है, सभी विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। सही बी ऑप्शन है कि मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। इस पर देखते हैं। उसके बाद सी है मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा साहसी गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौका देने चाहिए। बिल्कुल। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि शिक्षण का भी होना चाहिए। ध्यान रखना, मूल्यांकन जो सीसी होता है वह शैक्षिक प्लस शैक्षिक गतिविधियों दोनों को मिलाकर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46 की बात करें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है बच्चों के सुकर के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने, हृदय और आत्म की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर पदोन्नत करने के लिए। ध्यान रखना कि सीसी का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47 है कि उत्तम शैक्षिक नेतृत्व के लिए चाहिए कि अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण और समूह के प्रति समर्पण की भावना, ऊंचा मनोबल, यानी आत्मविश्वासी होना चाहिए और समूह के प्रति समर्पण की भावना होना चाहिए। ये सबसे सटीक आंसर होगा। 47 का कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 नंबर किस में मिलेंगे? डी वाले में मिलेंगे। ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 है कि निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, यानी कौन सा काम है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, कौन सा काम शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक का जनसेवी होना चाहिए, बिल्कुल, ये तो कर सकता है। शिक्षक को छात्रों की समस्या की हल मात्र से रुचि लेना चाहिए, यानी हल कर सकता है, बिल्कुल, ये भी सही है, यानी पूरा गलत नहीं है, उपयुक्त है। शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? शिक्षक के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना, तो ये गलत है कि शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना, ये क्या होगा? अनुपयुक्त है। शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। प्रश्न नंबर 49 है, यदि आपको ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेजा जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है, या सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे, या सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। अगला है सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्या पर बात करेंगे। ध्यान रखें, अगर आपको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जिसके क्या हो स्थिति बहुत गिरी चुकी हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये देखेंगे, विचार करेंगे और ढूंढेंगे, इधर उधर देखेंगे कि भाई हम कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सुधार संभव है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50 कहता है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। ऑप्शन दिए हुए परिचर्चाओं का आयोजन, दूसरा है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, सी अंत्याक्षरी का आयोजन, और डी है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन? यानी कि देखो, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करनी है तो परिचर्चाओं का आयोजन जरूरी है, बिल्कुल कर सकते हैं। भाषण प्रतियोगिता आयोजन, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। अंत्याक्षरी खिला सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 की बात करें अपन। प्रश्न नंबर 51 कौन सा है? 1 मिनट रुकिए। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 देखिए कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दें और उनका उपयोग करने को कहें उनसे, और उनका उपयोग करें हम उनके। इससे क्या होगा कि उनमें क्या होगा? पढ़ने की ललक पैदा होगी और वह कक्षा में रुके रहे। तो ऑप्शन 51 का कौन सा? सी सही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 52 की, कि कक्षा में सृजनात्मक शिक्षण के लिए रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा उपयुक्त और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते। देखो, किसी भी कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कोई शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन शिक्षक द्वारा उपयुक्त और प्रेरक निर्देश देना चाहिए कि ऐसे ऐसे तुम ऐसे ऐसे उनको बढ़ावा दे, उन्हें उत्साहित करे, इस तरीके। तो शिक्षक द्वारा उपयुक्त और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 53 की बात करें। प्रश्न नंबर 53 कहता है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। इसका हम सब जानते हैं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 54 है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं?
बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया और दृश्य सामग्री। तो कौन सा सही रहेगा? देखो सामाजिक अंतःक्रिया सबसे सटीक आंसर है। क्या देखना है? भाषा सीखने सिखाने, भाषा को सीखने सिखाने क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बच्चा माता पिता के बीच में उठे बैठे, दादा दादी आस पड़ोस के बीच में बैठे उठे, रिश्तेदारों से मिले घुल मिले, तो यानी सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 55 है कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखते हैं इसका, बालकों की अभिरुचियों और प्रवृत्ति का, या ए सभी का। तो कौन सा है? देखो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है ये भी ज्ञान होना चाहिए, बालक पता होना चाहिए कौन कैसे सीख रहा है, उसके बालक की भी रुचि और प्रवृत्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी डी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद बात करें अपन कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का मुख्य कारक है? यानी किसी भी व्यक्ति का सामाजिकरण का मुख्य कारण कहाँ से होता है? हम जानते हैं कि परिवार से किसी भी व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। प्रमुख कारक कौन है? परिवार है। उसका प्रश्न नंबर 57 है कि विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है रुचिकर कक्षा शिक्षण। कौन सा? प्रश्न नंबर 57। तो विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है रुचिकर कक्षा शिक्षण का न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। देखिए अगर ऐसे पूछता कि कक्षा से, अगर विद्यालय की जगह क्या दे देता वो कक्षा, क्या दे देता? कक्षा। अगर कक्षा दे देता कि कक्षा से छात्रों के भागने का कारण क्या है, तो हम कहते हैं कि रुचिकर कक्षा शिक्षण का न होना। लेकिन उसने पूछा है कि विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, तो छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 58 कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाक हो सकते हैं? गौण मतलब कम, गौण का मतलब कम महत्वपूर्ण, मुख्य नहीं, मुख्य मत समझिएगा, मुख्य नहीं है। गौण का मतलब कम, गौण का मतलब क्या होता है? कम, यानी जो कम वाक है, यानी कि विद्यालय और पड़ोस, पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। ध्यान रखना परिवार पास पड़ोस तो है से, परिवार और रिश्तेदार भी है, परिवार और निकटतम, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, लेकिन विद्यालय और पास पड़ोस गौण वाक में सबसे, इसमें ए सही आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन 59 की। प्रश्न नंबर 59 है कि नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को बहुत बढ़ा दिया है, पूर्व तक रखा है, घटा दिया है, निभाना आसान बना दिया है। ध्यान रखना ये जो संचार माध्यम आए नए नए, इनसे शिक्षक का दायित्व और बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? और बढ़ गया है। उसको और अच्छी तरीके बच्चों को मनोरंजनात्मक तरीके से नए नए तरीक़ों से पढ़ाना पड़ता है, जिससे कि बच्चे समझ सके, सही समझ सके। ठीक। प्रश्न नंबर 60 है कि समावेशन का अर्थ है। समावेशन का अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं समावेशन का मतलब है कि ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, ये सही है, यानी सबकी शिक्षा एक साथ। यानी कि अगर जो अपंग वगैरह है, जो शारीरिक रूप से अपंग है, उन सब की शिक्षा भी किसके साथ होनी चाहिए? सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, समावेशन का सही अर्थ है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 की कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दे कोड दिए हुए, निदान, उपाय, दिशा, प्रतिक्रिया। हमें सही किसका सही का चुनना है। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या जरूरी? निदान, बिल्कुल जरूरी। मैंने कहा ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी पूछता है, वैसे शिक्षक क्या करेगा? पहले पता लगाएगा कि भाई कहाँ कहाँ कमजोरी, निदान, फिर उसका क्या करेगा? उपचार, यानी कि डॉक्टर क्या करता है? उपचार, तो उपाय करेगा उसको मिटाने के लिए। ठीक। उसके बाद दिशा, देखो शिक्षक एक दिशा भी दिखाता है बच्चों को, सही दिशा मार्गदर्शन भी होता है। उसके बाद प्रतिक्रिया भी जरूरी है, यानी कि 1 2 3 4, चारों ही जरूरी है। अच्छे शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया भी जरूरी है। छात्र मान लीजिए सो रहे हो, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, तो अच्छे शिक्षण नहीं होगा। तो 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 62 है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। कक्ष में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, छात्रों के सीखने के परिणाम को नियंत्रित करना, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी लाना। देख, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हम सब जानते हैं कि सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी रहे, वो छात्र सक्रिय रूप से सीखे, उसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 62 का सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 63 है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक शामिल रहे। तो कोड दिए हुए देखे, विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, तो सकारात्मक कारक शामिल हो, ये देखना है अपन को। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक प्रवृत्ति मायने नहीं रखती। शिक्षक का संचार कौशल बिल्कुल ये जरूर मायने रखता है। उसके बाद शिक्षक की छात्रों को खुश करने की क्षमता, ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। उसके बाद छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, ये भी मायने नहीं रखता। उसके बाद कक्षा संचालन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की भूमिका, ये बिल्कुल मायने रखता है। सकारात्मक कारक कौन कौन से हो गए? पहला, तीसरा और छठा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ए में नहीं है, बी नहीं है, 3 और डी। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 63 का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 की कि शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाना चाहिए?
पाठ्यक्रम कवरेज के आधार पर, विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर, छात्रों के सीखने के परिणाम के आधार पर, और या कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें। ध्यान रखना किसका, शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन करना है, यानी बच्चों ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, तो किससे करेंगे, छात्रों के सीखने के परिणाम के आधार पर। 64 का सी ऑप्शन सही आंसर। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 की। 65 कह रहा है, प्रश्न नंबर 65 है कि शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। ऑप्शन दिए, देश की सामाजिक व्यवस्था, बी है समाज की आर्थिक स्थिति, सी है प्रचलित राजनीति व्यवस्था, और डी है शैक्षणिक व्यवस्था। तो देखिए इसमें सबसे सही कौन सा है, डी शैक्षणिक व्यवस्था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। प्रश्न नंबर 66 के निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। शिक्षार्थी मतलब होता है विद्यार्थी, ध्यान रखना, शिक्षार्थी मतलब होता है विद्यार्थी, अधिगमकर्ता, शिक्षक नहीं होता है, यानी कि स्टूडेंट। कौन होता है, स्टूडेंट होता है शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी की विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति, शिक्षार्थी के सहकर्मी समूह, परिवार का आकार जिसे शिक्षार्थी आता है। ध्यान रखना शिक्षार्थी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, शिक्षार्थी की का पूर्व अनुभव प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव या खेल का मैदान। ध्यान रखना इसका सबसे सटीक आंसर है खेल का मैदान बच्चे में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 68 है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सबसे आसान शिक्षण है। बी है बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, सी है बच्चों को अच्छे प्रावधान दिलाने में सहायक है, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक शिक्षण, तो ये क्या है, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की। आप अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और स्वयं विकास करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। ए बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। बी बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे। सी आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उन्हें घर भेज देंगे। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी विकास करना है तो क्या करेंगे, बच्चों को विभिन्न खेल खिलाएंगे। उसका प्रश्न नंबर 70 है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे वयस्क सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से, विद्यालय से, परिवार से या इन सभी से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सामाजिकरण में श्रेष्ठ जनों से के साथ बैठेंगे, उनसे सीखेंगे तो उनसे सामाजिकरण हो जाता है। विद्यालय से भी होता है, परिवार से भी होता है, यानी उपरोक्त सभी, यानी 70 का डी आंसर सही है। तो देखिए दोस्तों आज हमने शिक्षण अभिरुचि का 70% कर लिए। आप इनको एक बार जरूर देखें जिससे कि एग्जाम में अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको गलत ना करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।